नमस्कार। कंटेंट कलाकारी के नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा शर्मा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन हमने कई सालों से लड़ी हुई लड़ाई में अपनी फतेह हासिल की। अपनी जीत के कारण हम आज भारत में खुले में चैन की सांस ले रहे हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपना कतरा कतरा न बहाया होता तो हम भी जंजीरों में बंधे हुए कहीं न कहीं पराधीनता के दुख के गाने गा रहे होते। इसलिए पुरानी बातें अपनी जगह थी, बट आज की सच्चाई यही है कि स्वतंत्रता दिवस के 75वीं सालगिरह पर हम सभी भारतवासी काफी गर्व का अनुभव करते हैं और हम सबको एक एक व्यक्ति को इसकी बहुत बधाई होनी चाहिए। लड़ाई छोटी हो या बड़ी, चाहे सरहद पार खड़ा हो आदमी या यहाँ नॉर्मल सिविलियन के रूप में हो, हर एक सिपाही जी जान लगा करके देश की रक्षा करता है। आज के इस विशेष अवसर पर हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक विशेष परिवार से बात की जाए जिसका इस देश के लिए एक अमूल्य योगदान है। तो हम बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के फैमिली से, उनके मम्मी पापा से, क्योंकि हम सब उनका नाम बहुत अच्छे से वाकिफ है, हमें उनका नाम वाकिफ है क्योंकि 0.4875 पर कारगिल के दौरान उन्होंने अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देकर के देश का झंडा ऊंचा किया था और इस तरीके से वो देश से अलविदा हो गए थे। नई पीढ़ी और हम जैसे नए अभिभावकों के समक्ष शेयर करने के लिए हमारे साथ कैप्टन बत्रा के मम्मी पापा हैं, जो हमें अपने जाबाज बेटी की कहानी सुनाएंगे। हम दोनों को हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से देश के काम आया जा सकता है। इसलिए बहुत स्वागत है मिस्टर बत्रा एंड मिसेस बत्रा, आपका कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल पे। आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आंटी। आंटी, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जैसे जी, हमें अपने बच्चे के बचपन के बारे में प्लीज बताइए। देखिए, हमारी 2 बेटियां थी, तो मैं रामचरितमानस में बहुत विश्वास करती हूँ, आज तक करती हूँ, बहुत समय से करती हूँ। तो मैंने यही सोचा था और भगवान से ये मांगा था कि 2 बेटियों के बाद ही भगवान एक बेटा भी दे दो। तो भगवान ने शायद मेरी सुन ली, तो राम जी ने मेरे को 2 बेटे दिए जिनका नाम लव कुश रखा मैंने। लव विक्रम और विशाल कुश। तो इस प्रकार से दोनों बच्चे जो थे उनका लालन पालन बड़े प्यार से किया। लेकिन विक्रम का शुरू से ही, बचपन से ही जब उसे देखा तो ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि इसके बीच में कुछ ना कुछ है। जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने बात। तो बचपन से ही वो बहुत ही मेधावी, हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, फिर ये जितना भी स्कूल के करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें सभी में बड़ा निपुण था। तो जो जो उसका बचपन बीतता गया और वो ग्रोन अप होता गया, तो हमें अच्छा लगा कि उसकी जो उसके भाव जो हैं या उसके विचार जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छे पनप रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम दोनों ने, खासकर उसके डैडी ने काफी योगदान दिया। उसे बचपन में ही काफी सारी कहानियां, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाया करते थे जिस पर कि उसको, उसके दिमाग पर काफी असर हुआ और उसने सारी बातें जो थी एक किस्म से अपनी गांठ बांध ली। और इस प्रकार से वो बचपन से ही काफी तुषाग्र उसकी बुद्धि थी और उसने इस प्रकार से अपनी सारी जो योग्यता थी उसे सब उजागर करना शुरू कर दिया। जैसा हम सब जानते हैं कि ऐसा एक अमूमन कहावत है कि स्पोर्ट्स आदमी स्पोर्ट्स को नहीं चुनता, स्पोर्ट्स आदमी को चुनता है। उसी तरीके से आई गेस कि कैप्टन विक्रम बत्रा जो है
वो उनके अंदर वो वीरता, वो साहस जो था वो हमेशा से ही था, हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और साथ में जो सेना के लिए जज्बा था, वो एक यकायत था कि वो एक ग्रोइंग एज के साथ वो बढ़ता गया था, या कोई उनका इंस्पिरेशन था इस लिहाज से? देखिए, एक्चुअली बचपन से ही, जैसे कि अभी उनकी मम्मी ने बताया कि जी। उनको मैं अक्सर कहानियां वीरों की ही सुनाता था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा एक बहादुर बने। और बचपन से ही ये हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं और जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं, महापुरुष, जैसे महाराणा प्रताप हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं, तो इस तरह के जो हमारे महान वीर पुरुष हुए हैं, उनकी कहानियां अक्सर सुनाता था। और चूंकि वो कहते हैं ना, गीली मिट्टी पर जो छाप पड़ती है वो पड़ जाती है और वो पक्की हो जी। जाती है, उसी तरह से वो उनके मस्तिष्क पर वो एक इम्पैक्ट जो है वो पूरा बन चुका था। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो उनमें देशभक्ति की भावना जो है प्रबल होती चली गई। मैं उनको ये भी बताता था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने राज किया हम पर 200 साल, कैसे मुगलों ने और तुर्कों ने और विदेशी लोगों ने कैसे 700-800 साल हम पर शासन किया, राज किया। तो वो उनके माइंड पर जो है उसका सारा इम्पैक्ट जो है बना हुआ था, और वो उनके अंदर एक देशभक्ति की और देश प्रेम की भावनाएं वो पनप रही थी, डेवलप हो रही थी। तो जब वो कॉलेज में गए हैं तो भी इसी प्रकार से जो है उनका वो आगे बढ़ता रहा, एनसीसी कैडेट बने वो, और वहां पर भी काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। उन्होंने सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया, वो नॉर्थ इंडिया में 2 बार बेस्ट कैडेट चुने गए। उनका जो है रिपब्लिक डे परेड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। 1994 में रिपब्लिक डे दिल्ली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने चूंकि एयरविंग में थे, पैराट्रूपिंग की भी ट्रेनिंग ली। तो इस तरह से जो है उनका प्रारंभ सही था, और वो हर चीज में अग्रणी रहते थे, हमेशा हमेशा आगे रहते थे। मतलब हार उन्होंने सीखा नहीं था कि किसी चीज में उनको हार का सामना करना पड़े, डिफीट का सामना करना पड़े, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जहां इस भी गए, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया वो सिलेक्ट ही होते थे। तो मर्चेंट नेवी का उन्होंने दिया था बॉम्बे जाकर के, और जी। वहां पर उन्होंने रिटर्न भी क्वालिफाई किया, वहां पर उनके इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, एंड फाइनली ही वाज सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी। और यहाँ तक कि उनकी ज्वाइन करने की डेट और तिथि सब निर्धारित हो गई, मेड्रास में ज्वाइन करना था उन्होंने। लेकिन लास्ट में फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने मर्चेंट में नहीं जाना है। बेशक उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन जी। मैंने तो लाइफ में कुछ करना है, मैंने लाइफ में कुछ बनना है और लाइफ में कुछ करना है अपने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं जो है मैं आर्मी में ही जाऊंगा। और दूसरा ये है कि वो केंद्रीय विद्यालय में उनकी शिक्षा जो है स्कूल की वो प्राप्त की थी उन्होंने। और ये केंद्रीय विद्यालय नॉर्मली आर्मी कैंट्स में होते हैं। जी। तो इनके जो मित्र थे वो भी सभी आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, ब्रिगेडियर्स के बच्चे, कर्नल्स के बच्चे इनके साथ पढ़ते थे। तो उनके साथ इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो इनके घर भी जाते थे, वो भी हमारे घर आते थे। तो इस तरह से वो उन्होंने देखा कि जो आर्मी ऑफिसर्स का लाइफ है वो एक बड़ा डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो जी, उससे भी मुझे वो भी कुछ प्रभावित दिन केंद्रीय विद्यालय मेरू में पढ़ने का मौका मिला था। ये एक बीएसएफ ओरिएंटेड एरिया है, वहाँ पे छावनी है, जी मेरे हाँ। ख्याल से वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जी। तो इस तरह से फिर वो उनका उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैंने आर्मी में कमीशन ही लेना है। तो बीएससी वहां से जब इन्होंने किया चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से, उसके बाद में एमए इंग्लिश में दाखिला ले लिया था, एडमिशन ले लिया था। और वो एमए इंग्लिश करने का इनका कोई उद्देश्य कुछ भी नहीं था। और जब मैंने पूछा इनको कि अब आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आप एमए इंग्लिश में क्यों जा रहे हैं, तो कहने लगे डैडी वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है एमए इंग्लिश करने का, मैं सिर्फ चंडीगढ़ में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का कमरा अलाउट हो जाए, और मैं ये अपने जो सीडीएस एग्जाम होता है हमारा यूपीएससी से, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डिफेंस सर्विस का। तो वहां रह करके उन्होंने पढ़ाई अपनी करते रहे, डिफेंस सर्विस की तैयारी करते रहे वो। और इस तरीके से फिर उनका जो है उन्होंने वो सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया, और एसएसबी का इंटरव्यू जो होता है वो इलाहाबाद बोर्ड से उन्होंने वो सिलेक्ट हुए, और फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। दैट्स वंडरफुल। जहाँ गए मुझे लगता है वहाँ हर जगह सिलेक्शन, वहाँ हर जगह विन विन सिचुएशन में ही रहे। जी। अंकल, आप लोगों का क्या फैमिली बैकग्राउंड भी आर्मी से रहा है कभी?
और देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग पंजाबी क्षत्रिय कौम से बिलोंग करते हैं, तो हमारे खून में ये एक देश प्रेम की भावना जी तो वैल्योर हमेशा से हमेशा रही से। है। हाँ, जी पुश्त दर पुश्त रही है, ऐसा है। जी और हमारे पूर्वजों में मैं स्पेशली कहूंगा कि बिल्कुल नियर बाई तो इनके नाना जी जो थे, ये भी आर्मी में सूबेदार रिटायर हुए थे, हम्म, विक्रम के। जी और उन्होंने ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है, उसमें भी वो शरीक हुए थे। इसके अलावा मेरी तरफ से भी एक दो पीढ़ियां पूर्व आर्मी से बिलोंग करते थे, तो ये जो सारी चीजों का जो इम्पैक्ट था उन पर था। अंकल, अभी शुक्रवार को ही एक आपको पत्र रिलीज हुई है जो मिस्टर बत्रा पे ही है। तो शुक्रवार के बाद से आपको लाइफ में क्या चेंजेस लग रहे हैं? इसके अलावा ये तो अभी एक नया शगुफा छुटा है, पर उससे पहले आप दोनों अपनी रिटायर्ड लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं? देखिए विक्रम जी फिजिकली तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी स्पिरिट जो है वो हमेशा हमारे साथ है। स्पिरिचुअली ही इज ऑलवेज विद अस, और या हम इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारे परिवार में जन्म लिया। मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं आज अपने बेटे के नाम से जाना जाता हूँ, ये एक बहुत बड़ा जी सौभाग्य है। जी और उन्होंने हमारे जीवन को जो है स्पिरिचुअली भी इवॉल्व किया है, और हर तरह से इवॉल्व किया है। उसको वर्ल्डली एस्पेक्ट कह लीजिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कह लीजिए, हर तरीके से हम एलिवेट हुए हैं। और उनकी जो यादें हैं, मीठी मीठी यादें हैं उनकी, और उन्होंने जो गौरव हमें प्रदान किया है, उसके सहारे हमारा ये जीवन जो है आगे बढ़ रहा है। और ऐसे और आप लोग एज अ पर्सन क्या किस कामों में ज्यादा रुचि रखते हैं, आप और आंटी दोनों? नहीं, आप अपना प्रश्न थोड़ा रिपीट कीजिए। मैंने कहा आप दोनों अपनी रिटायर्ड लाइफ किस तरीके से आप स्पेंड करते हैं, आप दोनों ना? देखिए अभी फिलहाल तो पिछले 1.5 साल से, चूंकि कोविड का था, कोरोना काल कह लीजिए, या लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोगों का कहीं आना जाना नहीं हुआ। उससे पूर्व हमारा आना जाना काफी होता था, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थान पर हमें लोग ऑनर करने के लिए बुलाते रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारी काफी ट्रैवलिंग हुई है, और बड़ा मान सम्मान हमें हमारे देशवासियों ने दिया है। हमारा मन उससे प्रफुल्लित है बिल्कुल। और अभी हम नहीं जा सके 1.5 साल से लगभग, लेकिन अभी लगता है बाद में फिर ऐसा ही कुछ सिलसिला जो है वो आसार ऐसे लग रहे हैं। अभी फिल्म बनी है, तो फिल्म से भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जी क्योंकि फिल्म जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक लंबे समय के लिए चलेगा। जी आगे हाँ मिस बत्रा बोलेंगी। हाँ जी। हाँ, मैम आपने आंटी ये पूछा आप जी अपना कैसे किस तरीके से अपना जीवन। जीवन जो है जो दिनचर्या है उसको बिताती हैं। तो जी मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो मैंने लाइफ मेंबरशिप रेड क्रॉस की ली हुई है। तो हमारी रेड क्रॉस की मीटिंग्स काफी होती हैं, जैसे ब्लड डोनेट करना है, या गरीब बच्चों की, या लेडीज जो हैं अनपढ़ गंवार हैं, उनको किसी चीज का पता नहीं है, उनकी मीटिंग्स लेते हैं हम। उनको जा कर के काफी सारी चीजें जो कि उनसे उनकी उनके जीवन से संबंधित हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से आपने साफ रहना है। आपकी अगर गरीबी है तो कुछ आप बनाइए, कुछ हैंडमेड चीजें बनाइए, और वो रेड क्रॉस के थ्रू आप बेचिए, तो आपको आमदनी जो है वो होगी। जैसे और गरीब बच्चे हैं, उनकी फीसें देनी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो देते हैं। और साथ में ही उनके जो पहनने के कपड़े हैं या कोई भी चीज की जरूरत है उनको, तो वो रेड क्रॉस के थ्रू जाता है। तो मेरे को इस चीज का मौका मिलता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो करती हूँ। दूसरा,
एक रेड क्रॉस ही जैसी एक सोसाइटी है, उसको IWC यानी कि इनर व्हील क्लब, जो कि रेड क्रॉस का ही एक अंग माना जाता है, वो मैं 10 साल से इनर व्हील क्लब की मेंबर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी रही हूँ, ट्रेजरर रही हूँ। और अब मेरी कुछ ऐसी ज्यादा एक्टिव रहने की नहीं रही उम्र, तो मैंने अब उनको बोला है कि अब मेरे को कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे सेवा जरूर करूंगी। तो उसमें भी ऐसा ही चलता है कि किसी लड़कियों की काफियों की शादी होती है, उनको जब दहेज दिया जाता है, उनमें इन्वॉल्व होती है सारी इनर व्हील क्लब। तो उसमें जो भी हमसे बन पड़ता है, हम उन लड़कियों की शादी करवाते हैं, उनको डोनेट करते हैं जो हमसे बनता है। तो इस प्रकार से इनर व्हील के द्वारा भी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, गांव-गांव जाना, स्कूलों में जाना, और जिस तरीके से भी उनकी हेल्प कर सके वो करते हैं। इस प्रकार से मैं अपना जो दिनचर्या है उसको रखती हूँ। लेकिन कोविड की वजह से कुछ समय ऐसा हो गया है कि ज्यादा गैप पड़ना शुरू हो गया है। जैसे पहले हर महीने मीटिंग होती थी, अब 2-2.5 महीने के बाद होती है। लेकिन फिर भी हमें जब भी मौका मिलता है हम ऐसा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ दे सकें और उनका जो जीवन है उसे सुधार सकें। आंटी, जब जीवन में एक टाइम पे जब अंधेरा आ जाता है तो अपने हाथ पकड़ कर के साथ चलते हैं, आपको उस अंधेरे से बाहर निकालते हैं। आपके जीवन के उस कठिन समय में आपका हाथ थामने वाले कौन लोग थे, और आपको वहां से निकालने में इन सब ने किस प्रकार से सहायता? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक बेटे का, और वो भी जवान बेटे, और जैसा आपको मालूम है कि एक पराक्रमी बेटे का जाना जो है वो हर माँ बाप के लिए बहुत ही सहना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमने हौसला रखा और भगवान के ही सहारे, आप समझिए कि उसका नाम लेकर के हमने अपना जीवन जो है वो बिताया है। हमने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। लेकिन मेरी बेटियां, एक मेरी बेटी मंडी में है जो हिमाचल में ही है, उसने काफी साथ दिया। एक माँ की तरह वो आगे आई, हमें हौसला दिया और हमारा उसने ख्याल रखा। जब भी हमें कोई ऐसी बात हो जाती थी तो वो फट अपनी ही गाड़ी से आ जाती थी, हमारा हाल चाल पूछती थी और हमारी हेल्प करती थी। लेकिन ज्यादा हम दोनों ने, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, कुछ पूर्व जन्म के और कुछ माँ बाप से मिले हैं, कि हमने अपने जीवन को भगवान के हवाले कर दिया और भगवान का ही सिमरन करके मैं राम शरणम की भी सदस्य भी हूँ और मैंने राम शरणम के द्वारा नाम लिया हुआ है। तो मैं इसी प्रकार से हम लोग जो हैं वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगा चित्रा जी, कि जब वो आपने अभी बात की थी अंधेरा हो गया, हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक जवान बेटा जब चला जाता है तो माता पिता के लिए एक असहनीय सा समय हो जाता है। और पर जो है, मैं ये मानता हूँ इस बात को कि हमारी जो सरकार है उसने भी पूर्णतः ये कोशिश की है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। समाज ने भी हमें पूरा मान सम्मान दिया है और इस तरीके से जो है हमारा हौसला बुलंद होता रहा है और हम आगे बढ़ते रहे। अंकल, एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर ये आप विश, इट्स अपॉन यू कि आप उसको बोलना चाहें या इस पे टिप्पणी करना चाहें। लाइक हमने मूवी देखी और हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि जो मिस डिम्पल है वो उन्होंने अनमैरिड रहने का फैसला किया। वो आज भी कैप्टन बत्रा के नाम से ही
अपना जीवन जी रही हैं, चाहे वो जॉब कर रही हैं क्या, तो आपने भी उनको कभी मिले, आपने कभी उनसे बातचीत की एज अ ह्यूमन, एज अ संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते? जी हाँ, वो हमसे मिली हैं बीच बीच में 2-3 बार, इतने जी लंबे पीरियड में 2-3-4 बार जी हमारी मुलाकात हुई है। जी और वो हमें कभी कभी जैसे मिसेस बत्रा का जन्मदिन होता है या मेरा जन्मदिन होता है, तो वो जन्मदिन के लिए हमें शुभकामनाएं देती हैं, वहाँ ऐसा अक्सर ऐसा होता है। और जी ये भी बात आपने ठीक कही कि उन्होंने मैरिज नहीं की है, तो प्रारंभ से ही उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि वो मैरिज नहीं करेंगी। और जी उनका उत्तर यही होता था कि उनकी जो यादें उनके साथ हैं, तो चूंकि उन्होंने जिसे मानना था अपना वो मान चुकी हैं, और जी वो उनकी यादों के सहारे ही अपना ये जीवन, शेष जीवन व्यतीत कर देंगी। और वो मैम, मुझे लगता है कि वो ये उम्मीद करती हैं, जैसा कि हम लोग विश्वास करते हैं कि जन्म फिर से होता है, रीबर्थ होता है, तो वो शायद उनको मन में यही है कि हम फिर मिलेंगे अगले जन्म जी। में। ऐसा कुछ भावना उनकी मैं समझता हूँ, जजमेंट मैं करता हूँ। It's so wonderful to hear about that. और आपके और जो बच्चे हैं वो सब कहाँ सेटल्ड हैं, और आप उन लोगों से कितनी जल्दी जल्दी मिल पाते हैं? दो कोविड तो अभी है, कोविड पे तो नहीं मिल पा रहे, अदरवाइज किस तरीके से आप लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हो पाता? हाँ, थोड़ा सा जो मैं अपने उसकी डिम्पल की बात की थी, मैं 1-2 लाइनें और ऐड कर देता हूँ उसमें। वो लेक्चरर हैं सेकेंडरी स्कूल में, पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर के पद पर हैं, व्याख्याता हैं। और वो इस समय अपने माता पिता के साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। अब बात आई, आपने सेकंड क्वेश्चन जो किया है कि हम बच्चे कब कब मिलते हैं, हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेटल्ड हैं, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मेरी बड़ी बेटी जो है सीमा, वो हिमाचल प्रदेश मंडी में है, और एक अच्छे बिजनेस फैमिली में वो गई हुई है। शी इज MA MPhil इन इंग्लिश, MA MPhil इंग्लिश में है वो, लेकिन वो जॉब नहीं करती हैं, और एक अच्छी बिजनेस फैमिली में वो हैं, खुशहाल हैं। दूसरी बेटी हमारी जो है नूतन मलिक, वो दिल्ली में है, एंड शी इज ए MSc BSc ऑनर्स MSc BEd, एंड वो शिक्षिका हैं एक पब्लिक स्कूल में दिल्ली में, और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक कंपनी चलाते हैं। बेटा हमारे जो बेटे हैं विशाल, वो इस समय ICICI बैंक की बड़ी हाई रैंकिंग पोस्ट पर हैं। ही इज जनरल मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया, and he's controlling about 7-8 states of the North India, जी and he is at Delhi। और उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है कोई 16-17 साल के बीच में, और बेटा जो है वो अभी कोई 10-11-12 साल का है। बाकी ये आप है लोग कि मुलाकात, हाँ मुलाकात की बात मैं बताना चाहूंगा आपको। मुलाकात हमारी जो है, हम लोग चंडीगढ़ अक्सर सर्दियों में, क्योंकि मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, और ये एरिया काफी ठंडा एरिया है, हमारा ठंड हिल स्टेशन है, तो हम लोग सर्दियों में 1-2 महीने के लिए वहाँ चले जाते हैं चंडीगढ़। और उनका भी आना हमारे पास साल में एक बार तो अवश्य होता ही होता है, कई बार 2 बार हो जाता है, कई बार 1 बार आते हैं या 2 बार आते हैं। लेकिन वो उनके पास चूंकि ज्यादा समय नहीं होता, इतनी छुट्टी नहीं होती उनके पास, तो वो हमारे पास 3-4 दिन से अधिक नहीं रह पाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ऐसा सोचा कि विक्रम अगर सेना में नहीं गए होते तो आज सबकी लाइफ कैसी होती? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सेना में अगर नहीं गए होते तो ऐसी कोई बात आती नहीं, क्योंकि देखिए भाभी जो है बलवान है बहुत। जी मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो निश्चित कर चुके थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, चंडीगढ़ में हॉस्टल में रहते थे, उनका फ्रेंड सर्कल था, और वो उन्होंने सबने मिल करके डिसाइड किया था कि हम आर्मी में कमीशन लेंगे, अफसर बनेंगे, आर्मी अफसर। तो जी ये निश्चित कर चुके थे, और फॉर्चुनेटली वो जितने 5-6 का ग्रुप था, सभी बच्चे वो आर्मी में गए। आज ऑफिसर्स रैंक में है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, लाइक दैट। तो ये निश्चित उन्होंने कर लिया था, और वो उसका जो है मर्चेंट का उन्होंने आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया कि मर्चेंट में नहीं जाना है, बेशक पैसा बहुत है लेकिन नहीं जाना है, आई हैव टू सर्व द कंट्री एंड आई हैव टू डू समथिंग। तो ऐसा उनका निश्चित था। तो वो
देखिए ये जब आर्मी में बच्चा जाता है, जिस फैमिली से, जो माता पिता हैं जब आर्मी में बच्चे को भेज देते हैं, अलाउ करते हैं कि ठीक है आप जाइए देश सेवा के लिए, तो वो फिर एक उनको पता होता है कि आर्मी में जो बच्चा गया है, तो उसको उनको ये ज्ञात होता है कि कुछ भी हो सकता है। जी आर्मी की लाइफ ऐसी है क्योंकि वो रक्षक है, अपना हमारी सरहदों के रक्षक हैं वो। उन्होंने जी सरहदों पर जो है देश का की रक्षा करनी है, ये सभी जानते हैं। तो वो भाव मन में होता है कि अब ये आर्मी में गया है तो इसमें कुछ भी पॉसिबल है। अगर जीवित रहता है तो इसके पास एक बहुत अच्छा करियर होगा, एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और सारी फैसिलिटीज होंगी इनके पास में, नाम होगा। और अगर वो शहीद होता है, शहीद होने की भी संभावना होती है, तो वो जी शहीद हो जाता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वी टू वे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये हाँ, जैसे कमिटमेंट होती है, एक आर्मी ये पर्सन जब, कमिटमेंट होती है। जी मतलब हाँ जी ये बोलिए आप। हमने देखा भी है और सुना भी है कि जब आर्मी का कोई बंदा कोई भी पर्सन जब वॉर के लिए जाता है तो पीछे से उनकी वाइफ्स जो है वो पूरी फैमिली को होल्ड करती है। वो उस समय घर की एक तरीके से सैनिक बन करके अपने हस्बैंड का पूरा रोल अदा करती हाँ जी। हाँ, वो महिलाएं देखिए, वो आर्मी के वातावरण ही ऐसा होता है कि वो महिलाएं जो आर्मी अफसर वाइफ्स होती हैं या सोल्जर्स वाइफ्स होती हैं, वो उनको भी इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे हस्बैंड का, या हाँ वो यही कहूंगा कि मेरे हस्बैंड का, जो वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको भी पता होता है कि मेरे हस्बैंड की इस प्रकार की जॉब है कि यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अगर वो पीस स्टेशन में है तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन जब वार के आदेश हो जाते हैं और वो वार में चले जाते हैं, तो फिर वो उनका हौसला वो बनाकर रखती हैं। और वो इतनी उनके अंदर एक शक्ति भगवान देता है कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सके। आपने मैम ये क्वेश्चन किया कि भी अगर विक्रम होते तो आपका कैसा मतलब जीवन बीतता। जी लाइफ तो मैं ये समझती हूँ कि विक्रम यहाँ अगर जिंदा होते तो हमें खुशी होती और हम यही उम्मीद करते कि हम कभी उसके पास रहेंगे और कभी दूसरे बेटे के पास रहेंगे। यही है हाँ, मेरा। ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रही है मैडम कि अगर होता तो फिर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके जी बच्चे जी होंगे, हम उनसे प्यार करेंगे, वो हमारे साथ खेलेंगे। तो ये तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो मन में ये भावनाएं पनपने लगती हैं अपने आप, तो ये तो होता ही है जी। ये एक जबरदस्त डेफिनेटी है अपने बच्चों के लिए और आंटी ने जी इसका मुझे लगता है बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बहुत सही जवाब दिया। मुझे लगता है एक माँ की यही सोच ही होती है। अंकल आज का लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन यही है कि भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों और देश की आम जनता को आप देश की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पे अपना क्या संदेश देना। देखिए, हमारी भारतीय सेना पर हमें बहुत गर्व है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी सेना है हमारी, मैं ये मानता हूँ। और हमारी तरफ से देशवासियों को, हमारी भारतीय सेना को, सभी को ये 75वीं जो वर्षगांठ है हमारी स्वतंत्रता दिवस की, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये भी बात कहेंगे कि इस स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए युवाओं से और जनता से हमारा ये अनुरोध होगा कि इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए चाहे कुछ भी मुश्किल आन पड़े उसका सामना डट कर करना चाहिए। और खासकर जो जो यंग युवा वर्ग। युवा जो है, यंग जनरेशन जो है, उनकी ओर मेरा ज्यादा इशारा रहेगा क्योंकि वो ही भावी देश के नागरिक हैं ये और भावी कर्णधार है। की जो कर्ण। देश के कर्णधार हैं। तो जी हाँ। इसी नोट के साथ मुझे लगता है कि मेरी आज की कन्वर्सेशन को आप लोगों ने सोने पे सुहागा बना दिया, अपना इतना कीमती टाइम दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हम लोग भी कभी दिल्ली में आए और आप जब आए तो हम लोग भी जल्दी मिले और आप लोग इस कोविड के टाइम पे, जो कोविड का अभी दौर चल रहा है, उसमें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और
सारे देशवासियों की तरफ से मैं एक छोटा सा सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ कि हमने भारत माता तो नहीं देखी है एज अ कैरिकेचर, इफ आई से दिस, कि मैंने तो नहीं देखी है, बट आज आपको देख करके मैं ये फील कर सकती हूँ कि एक माता जो है वो अपने बच्चों पे कितना गर्व फील कर रही होगी। हमारे इस चैनल में आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए कंटेंट कलाकारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही हमारी, और हमारी भावनाएं जो हैं वो आपके थ्रू जो है सभी में पहुंचेगी। थैंक यू सो मच अंकल, कंटेंट कलाकारी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे और कभी ना कभी हमारी जरूर मुलाकात होगी। जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू।